स्लाइड दिख रही है आप सभी को? यस मैम। ओके ओके ओके। तो सेल जो हमारे एक जैसे साइज के होते हैं और एक जैसा जो काम करते हैं, वो मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं और उस ग्रुप को हम टिश्यू बोलते हैं। ओके, तो आज हम टिश्यू के बारे में जो है पढ़ेंगे। तो टिश्यू, जिसको हम हिंदी में ऊतक बोलते हैं, तो जैसा भी मैंने बात करी, एक जैसे साइज के सेल और एक जैसा काम करने वाले वो एक ग्रुप बना लेते हैं। तो हिंदी में हम यही बात कहेंगे कि समान रचना, समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। तो 4 प्रकार के ऊतक होते हैं, 4 टाइप्स के हमारे टिश्यू होते हैं, जो कि है हमारे एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड द नर्वस टिश्यू। थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, प्लीज उसको आप देख लीजिएगा। जो एपिथेलियल टिश्यू को हम हिंदी में बोलते हैं उपकला ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू जो है पेशीय ऊतक, और हमारे नर्वस टिश्यू को हम कहते हैं तंत्रिका ऊतक। तो जितने भी हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं, जो अंग होते हैं, उनमें इन सभी ऊतक का जो है योगदान रहता है। इन्हीं की वजह से ही जो है हमारे आगे के अंग बनते हैं। ठीक है, तो हम एक बाय एक एक करके इनको समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू की। एपिथेलियल टिश्यू बेसिकली जो है हमारे जो भी बॉडी की हमारे कवरिंग है, ऑर्गन्स की कवरिंग है, हमारे बॉडी की कवरिंग है, या जो भी खाली जगह होती है, खोखली जगह होती है, उनकी उनकी जो कवरिंग पे, जो हमारे ट्यूब्स जो प्रेजेंट है शरीर में, उनकी कवरिंग पे ये वहां पर पाई जाती हैं, हमारे ग्लैंड्स में भी पाए जाते हैं। तो बेसिकली जो इनका काम क्या है, इनका काम है रक्षा करना। बॉडी के पार्ट्स को क्योंकि कवर करती हैं, तो उनकी रक्षा करती हैं, सिक्रीशन करती है, कुछ तरह के जूसेस बनाती हैं, हार्मोन्स बनाना, म्यूकस बनाना, कुछ जो हमारे पाचन तंत्र में जो हमारे कुछ जूसेस बनते हैं, उन सबको इनका काम होता है इसका सीक्रेशन का। फिर है एब्जॉर्प्शन, ये सोखने में भी मदद करते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको एब्जॉर्ब किया जाता है, तो इनका काम भी क्या होता है, सिक्रीशन का, और साथ ही साथ एक्सक्रीशन का भी होता है, क्योंकि हम इन्हीं के ही माध्यम से कुछ ऐसे बॉडी में हमारे लिक्विड या कुछ भी हम इस तरह के होंगे, तो जो बाहर की तरफ निकाले जाते हैं, तो वहां पर इनका काम भी होता है, तो एक्सक्रीशन के माध्यम से। तो अब ये हम देख रहे हैं पिक्चर में जो है, देखिए आप 2 पिक्चर्स देख रहे हैं, एक जो है लेंथ कम है और एक लंबी उसके हैं, तो इनकी शेप के हिसाब से ये कई प्रकार के हम इनको मान के चलते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू बेसिकली पहले 2 हम बातों से उनको अलग अलग समझते हैं। आपस में ये सेल्स जो है ग्रुप बना लेते हैं ना, तो वो टिश्यू बनता है। तो एक आप देख रहे होंगे जो कि सिंगल लेयर है, और एक होती है मल्टीपलर लेयर, मतलब एक में सिर्फ एक ही लेयर जो है, सेल्स आपस में एक ही लेयर बनाते हैं, और दूसरे में कई सारे जो सेल्स मिलके हैं मल्टीपल लेयर बन जाती है। ठीक है, तो उसमें उन्हीं के हिसाब से इनकी अलग अलग होती है। तो सिंपल एपिथेलियल और कंपाउंड एपिथेलियल, तो 2 तरह के एपिथेलियल टिश्यू हो गए हमारे, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल में सेल्स की सिर्फ सिंगल लेयर होती है, और ये फिर हम आगे इनको देखते हैं, तो ये भी कई प्रकार के होते हैं। तो जैसी इनकी एक्चुअली शेप होती है, जैसा आकार होता है, उसी के अकॉर्डिंगली इनके नाम दिए जाते हैं। और जो हमारे कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू देख रहे हैं आप, इनको हम स्ट्रेटिफाइड भी बोल देते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको मैं अगर यहीं पर ही, नहीं हो पाएगा अभी, सेटिस्फाइड है बट ये गलत है, स्ट्रेटिफाइड हम इनको बोलेंगे, STRATIFIED, स्ट्रेटिफाइड या कंपाउंड हम बोलते हैं। यहाँ पे जो टिश्यूज की जो लेयर बनती है, वो डिफरेंट, जितने भी हमारे शेप के सेल्स होते हैं मिलके जो है वो अलग अलग लेयर्स बना देते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी लेयर होती है, मल्टीपल लेयर जो है लेयर होती हैं। तो ये हमारे सिंपल और कंपाउंड। अब हम शेप के ऊपर अगर हम देखते हैं, तो जो हमारे सिंपल एपिथेलियल है, तो जैसा कि हमारा सबसे पहले आता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। तो सिंपल स्क्वैमस में, तो स्क्वैमस में क्या होगा, स्क्वायर शेप के होंगे। तो वो एक तरह के हमारे जो
फ्लैटेंड जो सेल्स होते हैं थोड़े से फ्लैट होते हैं और सिंगल लेयर इसमें बनी होती है, और ये इतने पास में इतने फिट है ना, जैसे कि आप नीचे की पिक्चर में देख रहे हो कि ये इतने पास में होते हैं कि इनकी सिर्फ एक पतली सी ही लेयर बनती है जो कि बहुत ही स्मूथ होती है। तो इतनी पतली वो होती है कि वहां से कुछ भी आर पार हो सकता है। उसके अंदर जो है मतलब जो भी लिक्विड अगर जाना हो तो उनकी लेयर इतनी पतली बनती है, वो हमारी लिक्विड को आर पार जाने के लिए देती है। तो वो हमारी होती है स्क्वेमस एपिथेलियल। सबसे जो है हमारी एक तरह से कह लो बेसमेंट जो है वो बनाती है ये। ठीक है, तो ये सिंपल होती है, स्मूथ होती है, फ्लैट होती है, ऑलमोस्ट फ्लैट की तरह ही होती है। और ये पाई कहाँ जाती है, ये बेसिकली कहाँ पाई जाती है, इतनी महीन होती है जो कि हमारे हार्ट पे पाई जाती है, हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर पाई जाती है। जो हमारे लंग्स के हमने जब थोड़ा सा देखा था कि श्वास में जब हमारे लास्ट पार्ट होता है एल्वोलाई, एल्वोलाई से भी हमारे जो है ना ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है, तो एल्वोलाई जो हमारे लंग्स के अंदर होते हैं ये उनकी भी जो है लाइनिंग को करती है। तो ये है हमारी सिंपल, इसको मैं आगे पिक्चर हाँ कनेक्टिव ही है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल। क्यूबॉइडल में क्या होता है, क्यूबॉइडल जो होते हैं वो थोड़े से क्यूब शेप के होते हैं। क्यूब शेप, आपने बर्फ के टुकड़े, आप बर्फ जमाते हो ना अपने घर में, आप देखते होगे जो वो जो शेप्स होती है वो क्यूब की होती है। या शुगर क्यूब, आप अगर शुगर इस्तेमाल करते हैं तो क्यूब फॉर्म में भी आती है। तो आप सिंपल भी अगर आप चीनी का शेप देखोगे वो बहुत छोटा होता है, वो भी क्यूब शेप का ही होता है, जिसमें कि मतलब हाइट ब्रेड्थ लेंथ सब कुछ इक्वल होता है, तो क्यूब शेप में बनते हैं। तो उस शेप की लेयर जो भी बनती है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियल कहलाती है। तो ऐसे जगह जो हमारी प्रेजेंट होती है किडनी की ट्यूब्स के अंदर, और बेसिकली उनका काम वहां पर होता है एक्सक्रीशन का और एब्जॉर्प्शन का भी। तो वहां से जो भी गंदगी वगैरह निकालने में वो क्यूबॉइडल सेल्स ज्यादा मदद करते हैं। सिलेंड वो होते हैं हमारे क्यूबॉइडल। फिर है कॉल्यूमिनर। कॉल्यूमिनर का मतलब है कि स्तंभाकार, मतलब स्तंभ के शेप में, कॉलम के शेप में, जिनकी लंबाई ज्यादा होती है और जो कि हमारे उनकी चौड़ाई कम होती है। रेक्टेंगुलर शेप भी आप कह सकते हो। तो ये उनका काम बेसिकली हमारे डाइजेशन के उसमें एब्जॉर्प्शन में मदद करती है, वहां पर ये प्रेजेंट होती हैं। तो ये हमारी आहार नली जो होती है वहां पर प्रेजेंट होती हैं, और हमारे पेट के अंदर, हमारी इंटेस्टीन के अंदर, ठीक है, ये वहां पर हमारे ज्यादा प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद है हमारी सीलिएटेड। सीलिएटेड जो है हमारे, ये भी जो सेल्स वहां पर जो प्रेजेंट होते हैं उनके ऊपर छोटे छोटे सीलिया लाइक, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें कि वो किसी भी चीज को बाहर निकालने में, वो जैसे झाड़ू होती है ना, आप इस तरह से कहोगे, वो छोटे छोटे बाल प्रेजेंट होते हैं, वो स्वाइप करने में मदद करते हैं। तो वो कोई भी चीज अगर आती है तो उसको आगे धकेलने में मदद करते हैं। तो बेसिकली हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज में वो ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, कि जब हम सांस लेते हैं कोई भी धूल मिट्टी आती है तो वो सीलिया है उसको अपोजिट साइड में करता है कि वो ज्यादा अंदर ना पाए। तो ये क्लीनिंग में भी हमारे हेल्प करते हैं। तो उनके ऊपर सीलिया जो प्रेजेंट होते हैं हमारे यूजुअली रेस्पिरेटरी, हमारे जो हैं ट्रैक्ट में पाए जाते हैं, ट्रैकिया में, ब्रोंकाई में। ठीक है, और उसके बाद हमारा है यहाँ पे ग्लैंडुलर एपिथेलियल। ग्लैंडुलर एपिथेलियल बेसिकली हमारे जो ग्लैंड्स में ही प्रेजेंट होते हैं। ये थोड़ी सी इनकी शेप ना यहाँ पर पिक्चर में नहीं है, जैसे सुराही होती थी, अगर आपको हो थोड़ा सा ना कर्व शेप में होती थी। इनका काम बेसिकली क्या होता है, सिक्रीशन करना। तो कोई भी ये लिक्विड बनाने में ज्यादा मदद करते हैं, म्यूकस या डाइजेस्टिव जूसेस बनाने में मदद करते हैं। तो जहां जहां पे ये प्रेजेंट होते हैं, जहां जहां पे इनकी शेप होती है, उसी हिसाब से ही इनका जो है काम होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू की। यहाँ पे जो है ये भी कई प्रकार के होते हैं, ये शेप के हिसाब से उसी से ही हम समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो है हम पढ़ेंगे ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल जो है वो, उसमें सेल्स की बहुत सारी जो है लेयर बनी हुई होती हैं, और मल्टीपल लेयर होती हैं, और इसमें किसी भी तरह की ये हो सकती है, मिक्स टाइप का ही होता है। और ये बेसिकली हमारे ब्लैडर वगैरह में पाए जाते हैं, जिससे कि वो हमारी
स्ट्रेचिंग में जो है मदद करे। तो यहाँ पर इस तरह की इनकी लाइनिंग जो होती है ये फैलने वाली टाइप की होती है, जिससे कि अगर जो ऑर्गन है वो फैल भी जा सके। तो जैसे कि ब्लैडर के अंदर जो है प्रेजेंट होती है, हमारे रेक्टम और एनस के अंदर भी ये प्रेजेंट होती है, एक्सक्रीशन में ज्यादा मदद करते हैं। फिर है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, जो कि हमने अभी बात करी थी। उसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं, जिसमें कि हमारे जो सेल्स होते हैं वो ज्यादातर जो है फ्लैटन टाइप के होते हैं। और इसमें क्या होता है कि जब एक नीचे जो होती है बिल्कुल नई वाली होती है और मैच्योर सेल्स जो होते हैं, तो जो पुरानी लेयर होती जाती है वो झड़ती चली जाती है और फिर दूसरी नई आती भी रहती है। तो यहाँ पर जिस जिस शेप के हैं तो उसी हिसाब से ही अलग अलग जो है मल्टीपल लेयर वो बना देते हैं। जैसे स्क्वैमस है, कॉल्यूमिनर है, कॉल्यूमिनर सिलिएटेड है, तो ये इस तरह से होते हैं। और एक नॉन कॉर्निफाइड इधर लिखा है, लेकिन वो बेसिकली हमारे इसमें नॉन कॉर्निफाइड नहीं, नॉन केराटिनाइज्ड होते हैं, जहां पर कि हमारे शरीर का जो वेट एरिया होता है वहां पर यूजुअली पाए जाते हैं। जैसे कि हमारा आंखें हैं, हमारे आंखों में कंजंक्टिवा है, नहीं तो आंखें ड्राई हो जाएंगी, या हमारा वेजाइना है, ये यूजुअली वहां पर हमारे पाए जाते हैं। और इसी में ही एक केराटिनाइज्ड होता है, जो कि हमारे ड्राई पार्ट में, जैसे कि हमारे बाल हैं, हमारे नाखून हैं, ये वहां पर सेल्स पाए जाते हैं। तो मल्टीपल सेल्स की लेयर होती है और अलग अलग जगह पे अलग अलग काम के स्वरूप ये जो है प्रेजेंट होते हैं और काम करते हैं। नेक्स्ट अब हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे। कनेक्टिव टिश्यू से आप समझोगे जहां पे कनेक्टिविटी की काम होता है। अब कोई ऑर्गन जो है अकेला काम नहीं करेगा, एक दूसरे ऑर्गन के साथ उसकी कनेक्टिविटी जरूर होगी। तो जहां पे भी कनेक्शन की बात आएगी, वहां पे जो भी टिश्यू प्रेजेंट होगा वो बेसिकली हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है। और सबसे ज्यादा हमारे शरीर में भारी मात्रा में ये पाया जाता है, और हमारे शरीर का स्ट्रक्चर बनाने में भी ये हमारी मदद करते हैं। ठीक है, ये बाकी टिश्यू से थोड़े से अलग ही होते हैं। इसमें जो एक तरह का जो फाइबर्स होते हैं, जिसको हम इसको और मैट्रिक्स ज्यादा होता है कि जो दोनों किसी सेल्स के बीच में जो एक सब्सटेंस होता है जिसको मैट्रिक्स कहते हैं, वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। और ये हमारे शरीर के हर अंग में पाए जाते हैं, सब जगह प्रेजेंट होते हैं। ज्यादातर में फाइबर्स होते हैं, जैसे धागे टाइप के होते हैं, लेकिन कुछ में नहीं भी होते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू कई प्रकार के होते हैं, जो कि हम आगे देखते हैं इसको। तो सबसे ज्यादा जो फैला हुआ जो हमारी बॉडी में टिश्यू है, वो है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। मैट्रिक्स मैंने बताया, जो इंट्रासेल्युलर सब्सटेंस होता है वो बेसिकली हमारा मैट्रिक्स होता है। ओके, अब हम देखेंगे कितने तरह के टिश्यूज हैं। ये देखिए यहाँ पर 10 तरह के बता दिए गए हैं, कई तरह के होते हैं। तो हमारा जो पहला हम इसको मान के चलेंगे, एरियोलर टिश्यू होता है, जिसको हिंदी में आप भी जिनको हिंदी से ज्यादा समझना हो वो उससे समझ सकते हैं। और इसका बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू का काम जो होता है, मैंने अभी बताया, बांध के रखता है। कोई भी अंग एक दूसरे के साथ करेक्शन होता है तो ये बांध के भी रखता है, उसकी रक्षा भी करता है, और ये साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है। तो एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू, फिर एडिपोज टिश्यू है, फिर हमारे जो है एक डेंस हम कनेक्टिव टिश्यू पढ़ते हैं, जिसमें हम दो तरह के होते हैं, एक वाइट फाइब्रस और एक इलास्टिक, येलो इलास्टिक। ये हमारे डेंस में भी आते हैं, कई बार यहाँ पर अलग अलग भी जैसे हम पढ़ रहे हैं। लिम्फोइड टिश्यू होता है, रेटिकुलर टिश्यू होता है, और हीमोपोइटिक टिश्यू के अंदर हमारे ब्लड हैं, वो उसके ब्लड लिम्फ वगैरह की जो हम बात करते हैं। लिम्फोइड टिश्यू खैर यहाँ पर अलग है, कार्टिलेज है, बोन है, हमारे म्यूकॉइड टिश्यू हैं। तो ये कई तरह के कनेक्टिव टिश्यू हैं बेसिकली, जिनका काम होता है कि खाली जगह को भरना और एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन की कनेक्टिविटी को बनाना। अच्छा, इसका विस्तार रूप में नहीं है, इसका मैं थोड़ा सा आप सबको विस्तार रूप में बता देती हूँ। तो एडिपोज टिश्यू है बेसिकली, पहले हम एरियुलर की बात करते हैं। एरियुलर टिश्यू बेसिकली हमारे बॉडी में हर जगह पर पाए जाते हैं, जहाँ पे भी जो भी जगह है वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं। और ये बेसिकली क्या देते हैं, हमारी बॉडी को इलास्टिसिटी देते हैं। एक टिश्यू
दूसरे टिश्यू से भी जो जुड़ता है वो इसी की मदद से ही जुड़ता है। जैसे स्किन के नीचे मसल्स होती हैं, तो जो स्किन जो मसल्स के साथ अटैच होगी वो एरुलर टिश्यू के माध्यम से ही होगी। हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, हमारी ब्लड वेसल्स हैं, सब चीजें जो होती हैं वो हमारी इसी के माध्यम से ही जुड़ रही होती हैं। तो ये इसके आगे भी कई तरह के जो टाइप्स होते हैं, बट यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है। तो बेसिकली इसका काम क्या होता है, ये हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है और एक तरह से हमारी बॉडी को पैक करके रखता है। फिर है हमारा एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू बेसिकली हमारे फैट ग्लोब्यूल से बना हुआ होता है। यहाँ पर हमारी बॉडी का फैट भी स्टोर हो रहता है। तो ये बेसिकली हमारे जो है बॉडी में ये भी सपोर्ट करते हैं और क्या करते हैं, बॉडी की सुरक्षा करते हैं। ठीक है, क्योंकि फैट है तो फैट बेसिकली हमारे बॉडी को थोड़ा सा स्टिफनेस देता है, जिससे कि बॉडी के अंदर जो है उसकी प्रोटेक्शन होती है। तो ये हमारे बॉडी का वेट भी बनाते हैं और ये हमारी शरीर में जो एनर्जी की जब इनटेक को भी पूरा करते हैं। डिपेंड करता है कि कई बार किस कंडीशंस में होती हैं। उसके बाद जो है ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करते हैं, क्योंकि वसा है आपके शरीर के अंदर, तो हमारे शरीर की जो है बॉडी के टेम्परेचर को भी ये मेंटेन करने में मदद करता है। व्हाइट फाइब्रस वाले जो फिर हमारे होते हैं अच्छा, व्हाइट फाइब्रस और जो उसी के अंदर ही है हमारे व्हाइट फाइब्रस और ये जो येलो इलास्टिक टिश्यू है, ये हमारे उसी में मैंने अभी बताया था डेंस में ही आते हैं। तो ये जो व्हाइट फाइब्रस में क्या प्रेजेंट होगा, व्हाइट कलर के फाइबर्स ही प्रेजेंट होते हैं, धागे एक तरह के। आप सोचोगे फाइबर्स जो होते हैं ना, जैसे हमारे कपड़े के अंदर धागे होते हैं, कपड़ा उनसे बना होता है, तो ये ऐसे ही बने होते हैं। लेकिन ये बहुत ही पतले होते हैं और इनकी कोई भी ब्रांच नहीं होती, ये बंडल में काम करते हैं। और थोड़ा सा जो है इनकी वजह से जब ये बंडल में होते हैं तो सपोर्ट देते हैं, और जहां पर भी खाली स्पेस हमारे जो ये इन फाइबर्स के बीच में होता है, वहां पे हमारा एरुलर टिश्यू आ जाता है। तो ये हमारे टिश्यू ये जो धागे टाइप के होते हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे टेंडन्स में, हमारे लिगामेंट्स में ये प्रेजेंट होते हैं। उन ये उनके भी मतलब बीच में जो स्पेस आता है ये वहां पर प्रेजेंट देते हैं, ताकि वो काफी डेंस हो जाएं और काफी उनकी वजह से उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। तो ये कोलेजन प्रोटीन नाम का जो हमारा वहां पर प्रेजेंट होता है, जो इनको इस तरह का जो स्ट्रक्चर जो है प्रदान करता है। येलो इलास्टिक टिश्यू जो है बेसिकली उसका कलर थोड़ा सा येलोइश होता है, और लेकिन वो थोड़ा सा उस साइज में बड़ा होता है। यहाँ पर जो है फाइबर्स की ब्रांचेस हो जाती हैं। तो जब ब्रांचेस हो जाती है, एक जाल का काम करती हैं। तो ये जाल का काम करती हैं, तो ज्यादातर ये जाल की तरह होती है। पहले वाला जो था व्हाइट फाइबर्स, वो हमारा बंडल में काम करती हैं, ये जाल के काम में काम करती हैं। और यूजुअली इनमें भी बहुत इलास्टिसिटी होती है, और ताकि ये जो है सपोर्ट करती हैं। तो येलो इलास्टिक वाला हमारे जो वर्टिब्रास होते हैं वहां पर प्रेजेंट होता है, हमारे ब्लड वेसल्स की वॉल्स में भी होता है, एल्वुलाई में होता है, कई जगह पर ये जो है हमारा प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये हमारे बेसिकली फाइब्रस टिश्यू और हमारा इलास्टिक टिश्यू। उसके बाद हमारा है रेटिकुलर टिश्यू। रेटिकुलर टिश्यू जो होता है बेसिकली हमारा एरियोलर की तरह ही होता है, और यहाँ पर भी हमारे जो है बहुत बारीक फाइबर्स टाइप के ही होते हैं, जो कि ब्रांच बना लेते हैं, जैसे कि व्हाइट फाइबर्स होता है, बहुत फाइन, बहुत ही एक मैश टाइप बना लेते हैं, एक जाल, बहुत ही बारीकी जाल बनाते हैं, और जिससे कि ये एक बेसमेंट तैयार कर देते हैं। और कोई भी ऑर्गन होता है ये एक उसको एक तरह से शेप देते हैं, और उसको बाइंड भी करते हैं दूसरे ऑर्गन के साथ। तो ये हमारे लिम्फ नोड वगैरह में भी प्रेजेंट होते हैं, और प्रोटेक्शन पे जो भी बैक्टीरिया वगैरह आता है तो ये वहां पर भी हमारी मदद करते हैं। फिर रक्त उत्पादक में हमारे जो होते हैं, यहाँ पर हमारा बेसिकली हमारे ब्लड का बात करते हैं। तो ब्लड इज ऑल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि ब्लड इज व्हाट, तो आप वहां पर ये बताएंगे कि ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू।
तो कनेक्टिव टिश्यू है जिसका कि जो थोड़ा सा फ्लूइड में होता है, हमारी पूरे बॉडी में ये जो है घूमता है, न्यूट्रिशन को देता है और हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को, मेंटेनेंस को जो है सपोर्ट करता है, वेस्ट मटेरियल को भी ये बाहर लेकर जाता है। तो ब्लड हमारा एक कम्युनिकेशन का काम करता है, ये कनेक्टिविटी करता है, तो दैट इज ऑल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू। देन इज द लिम्फोइड टिश्यू। लिम्फोइड टिश्यू बेसिकली हमारे लिम्फ होता है, जैसे हमारा ब्लड सर्कुलेट करता है ऐसे ही हमारी बॉडी में जो है लिम्फ भी साथ ही साथ जो है वो प्रेजेंट होता है, घूमता है। तो लिम्फ कार्टिलेज जो, नहीं बताया आपने? हाँ जी, कार्टिलेज नहीं। कार्टिलेज, हाँ अभी बताती हूँ, ओके। तो एक्चुअली ब्लड के साथ ही मैंने लिम्फ की बात इसलिए पहले ही कही थी, ब्लड के साथ लिम्फ को समझना इजी होता है। तो जैसे जैसे हमारी बॉडी में ब्लड होता है ऐसे ही एक क्लियर फ्लूइड हमारी बॉडी में सच ही पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, उसको हम लिम्फ बोलते हैं। वो भी हमारा जो है ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, और ये कुछ कुछ हमारे जैसे ब्लड प्लाज्मा होता है वैसा ही बना होता है, और इसका काम हमारे बॉडी में इम्यूनिटी में ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है बेसिकली, जो कि हमारे लिम्फ वेसल्स होते हैं, फिर लिम्फ नोड और लिम्फ हमारे वहां पर जो प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे पूरी बॉडी में घूमता है एक्सेप्ट हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और ये भी हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है। और एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इस तरह से इसकी भी कनेक्टिविटी होती है। नाउ द कार्टिलेज एंड दी हमारा कार्टिलेज इज ऑल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू। सभी को पता है जो जैसे हमारी बोन्स होती हैं ऐसे ही हमारे शरीर में थोड़ा सा लचीलेदार फ्लेक्सिबल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं हमारे कार्टिलेज। कार्टिलेज बेसिकली हमारे इनकी यहाँ पर हमारी जो है नरिशमेंट जो होती है ये ब्लड वेसल से ही होती है। तो अलग अलग जगह पे हमारे कार्टिलेज जो प्रेजेंट होते हैं, हमारा क्या कहते हैं, फाइब्रो कार्टिलेज होता है, इलास्टिक कार्टिलेज होता है, जैसे कि आपके कान जो बने हुए वो कार्टिलेजेस से बने हुए, आपकी नोज की जो टॉप है वो भी बने हुए होते हैं। ये थोड़े से बाकी कंपैरेटिवली तो बाकी टिश्यू से हार्ड, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल कह सकते हैं। फ्लेक्सिबल कह सकते हो, फ्लेक्सिबल कह सकते हो। जो बाकी टिश्यू से वैसे ये थोड़े हार्ड होते हैं, हम इनको ये कहेंगे जो बाकी चीजों से हार्ड होते हैं, फर्म फ्लेक्सिबल होते हैं कंपैरेटिवली टू बाकी टिश्यूज, लेकिन ये हमारी बोन से सॉफ्ट होते हैं। जितने भी हमारे एल्यूलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यूज, बाकी सब जितने भी टिश्यूज हैं उनसे ये हार्ड हैं, बट हमारी बोन से ये सॉफ्ट होते हैं। और इनका काम बेसिकली ये कार्टिलेजेस हमारे जैसे कि हमारे ट्रैकिया में प्रेजेंट होते हैं, हमारे बोन्स के साथ प्रेजेंट होते हैं, तो बोन्स की प्रोटेक्शन के लिए प्रेजेंट होते हैं, उनकी मूवमेंट के लिए, जहां पर जॉइंट होते हैं वहां पे उनकी मूवमेंट जो है इजी हो जाए, आपस में रगड़ नहीं खाएं, आपस में कोई भी चीज हो रगड़ती है तो उनको जो दिक्कत हो सकती है, इंजरी हो सकती है, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए कार्टिलेज वहां पे प्रेजेंट होता है। तो ये सपोर्ट करता है और किसी को भी शेप देने में भी साथ ही साथ ये मदद करता है। इलास्टिसिटी भी इनका एक प्रॉपर्टी है। उसके मैम बाद जो हमारे, जॉइंट्स होते हैं उनके बीच में होता होगा ये जो बोन जॉइंट्स होते हाँ हैं। होता है, सभी के नहीं लेकिन काफी जॉइंट्स के बीच में होता है। जब हम जॉइंट्स की बात करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन कौन से जॉइंट्स में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जी मैम। हाँ जहाँ पे हमारे मूवेबल जॉइंट्स होते हैं वहां पे प्रेजेंट होते हैं। फिर हमारे जो बोन है, बोन सबसे हार्ड हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। तो बोन को जो स्ट्रेंथ बेसिकली कैल्शियम और फास्फोरस जो उसमें होता है उससे मिलती है, और उसकी प्रोटेक्शन जो है हमें ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, ये प्रोटेक्शन देते हैं हमारी बॉडी को, और स्टोरेज भी देते हैं। स्टोरेज कैसे देते हैं बोन्स, क्या स्टोर करती हैं? मैम कैल्शियम। मैम बोन यस, मैरो। मिनरल्स, हम मिनरल्स कहेंगे, कैल्शियम फास्फोरस उसमें प्रेजेंट होते हैं, तो ये हमारे एक तरह से स्टोरेज का भी काम करती हैं। मेनली हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम डिपोजिशन वहीं पर होता है, और इसी के साथ साथ प्रोटेक्शन भी करती है, हमारे जो सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं उनको भी प्रोटेक्शन करती हैं। और यहाँ पे फॉर्मेशन भी होता है, किस चीज का फॉर्मेशन होता है अगर आप समझेंगे तो बोन के अंदर? बोन बोन के मैरो अंदर में बोन मैरो भी आरबीसी बनते बनता हैं है। मैम। यस, वेरी गुड। बोन मैरो के अंदर जो है हमारे रेड ब्लड सेल्स भी बनते हैं। तो ये बोन का हमारा जो है यहाँ पर ये एक बोन टिश्यू है, बोन इज अ कनेक्टिव टिश्यू।
फिर अब हम लास्ट में यहाँ पे म्यूकॉइड टिश्यू की बात कहेंगे। तो म्यूकॉइड टिश्यू जो है हमारा म्यूकस जहाँ पर फॉर्मेशन होती है वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं, और जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन जो बनती है यूजुअली वहां पर होते हैं। तो यहाँ पर इनका मेन काम होता है सिक्रीशन का, ठीक है। तो म्यूकस को सिक्रीट करने का बेसिकली काम करते हैं। तो जहां जहां हमारी बॉडी की ओपनिंग होती है, जैसे माउथ में है, वेजाइना में है, यूजुअली वहां पर प्रेजेंट होते हैं, और इनका काम होता है सिक्रीशन का। तो ये हमारे बॉडी के कनेक्टिव टिश्यू थे। अब हम बात करेंगे मस्कुलर टिश्यू की। मस्कुलर टिश्यू जो है हमारे बॉडी में मसल्स जो हैं, उनमें कुछ खास तरह के जो हमारे सेल्स होते हैं, हमारे मसल सेल से ये हमारी जो बनते हैं वो मस्कुलर टिश्यू बनते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इरिटेबिलिटी, कंडक्टिविटी और इलास्टिसिटी। तो इसमें जो है इरिटेबिलिटी कहेंगे या एक्साइटेशन कहेंगे, कि अगर मान लो अभी आप बैठे हुए, आपके पैर में चींटी काटती है, तो क्या होता है, एकदम से आप अपने पैर को हटा लेते हो, है ना। तो कोई भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करता है, उत्तेजना पैदा करता है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मस्कुलर टिश्यू। कंडक्टिविटी भी होती है कि अब आप इसमें हमारे जब भी हम कुछ काम करते हैं तो मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन का जो काम होता है, सिकुड़ती हैं और फैलती हैं वाला जो काम है, वो कंडक्टिविटी, और लचीलापन, वापस अपनी शेप में आ जाना, इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो ये हमारे मस्कुलर टिश्यू हैं और मसल सेल्स इसमें योगदान करते हैं। तो इंट्रासेलुलर सब्सटेंस इसमें कम बहुत होता है, क्योंकि इसकी कोशिकाएं जो होती हैं बहुत ही पास पास होती हैं, बंडल्स में ये बनाती हैं। जैसे कि आप देखते हो, इसमें जो मसल्स होते हैं, मसल्स के बंडल्स से बने हुए होते हैं, तो आपस में इनका जो खाली स्पेस बहुत ही कम होता है। हमारी बॉडी का जो 40% जो हमारा वेट होता है वो मसल से ही होता है, और लगभग लगभग 600 से ज्यादा मांसपेशियां हमारे शरीर के अंदर पाई जाती हैं, जिसमें से अकेले 400 जो होती हैं वो पेशियां होती हैं, पेशियां रेखित होती हैं। रेखित वाली जो होती है हमारी स्केलेटल मसल्स, यहाँ पर हम उनको बोलते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि हमारे मस्कुलर टिश्यू आगे भी हम 3 प्रकार के पढ़ेंगे, और सबसे ज्यादा हमारी जो मांसपेशियां हैं वो कहाँ पाई जाती है, हमारी पीठ में पाई जाती हैं, जहां पर 180 प्रकार की जो है मांसपेशियां हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हमारी मसल टिश्यू भी आगे 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हमारी मर्जी से चलते हैं, एक होते हैं हमारी मर्जी से नहीं चलते हैं। तो जो हमारी मर्जी से चलते हैं वो हमारी हड्डियों के साथ मिले हुए होते हैं, वो हमारी मर्जी से चलते हैं, तभी हम दौड़ते हैं, भागते हैं। मैं बोल रही हूँ, मैं खाना खाऊंगी, मैं हाथ उठाऊंगी, मैं लिखना शुरू कर दूंगी, कुछ भी काम है, ये हमारी हड्डियों से, मतलब मैं बोलती हूँ तो मेरा जो है जबड़ा हिलता है, या मैं हाथों से कुछ खाना बनाती हूँ, पेन चलाती हूँ, तो मेरे हाथ जो जॉइंट जो काम करते हैं, या मैं भागती हूँ। तो जहां पर हमारी हड्डियों के साथ जो मांसपेशियां जुड़ी हुई हैं, वो हम अपनी इच्छा से चला सकते हैं, वो वॉलंटरी मसल्स होती हैं। इसीलिए उनको स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं, क्योंकि वो बोन्स के साथ अटैच हैं। हम अपनी इच्छा से उनको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं, हिला डुला सकते हैं। तो वो हमारी होती हैं क्या, वॉलंटरी मसल्स या स्केलेटल मसल्स। अब दो हमारी ऐसी मसल्स होती हैं जो हमारी इच्छा से नहीं चलती, और जो हमारी इच्छा से नहीं चलती, जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वो हमारी हमारी मर्जी से तो नहीं चलते ना। मैंने खाना खाया था, पेट के अंदर जो पाचन क्रिया चल रही है ना, या सांस मैं ले रही हूँ, या फिर मेरा जो है ब्लैडर जो अपना यूरिन का काम जो फॉर्मेशन का इकट्ठा कर रहा है, या फीमेल्स में जो पीरियड्स का जो फिनोमिना है, ये हमारी मर्जी के बगैर ही चलता है। तो वहां पे भी मसल्स के मूवमेंट से ही ये काम हो रहे होते हैं। तो वो मसल्स हमारी कहलाती है इनवॉलेंट्री मसल्स या स्मूथ मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स या स्मूथ मसल्स, ठीक है। तो वो हमारी दूसरे प्रकार की हैं, और यूजुअली स्मूथ मसल्स जो भी हमारे हॉलो ऑर्गन्स हैं, या हमारे जो खोखले जो ऑर्गन्स ऑर्गन्स ऑब्वियसली अंदर से ज्यादातर खोखले ही है ना, जैसे आप देखते हो, तो ये वहां पर हमारे प्रेजेंट होती हैं।
ठीक है। हमारे वैसे ब्लड वेसल्स में भी होती है, क्योंकि ब्लड वेसल्स ऐसा देखो तो खोखली होती है, ब्लड बह रहा होता है ना उनमें, लेकिन उनकी जो लाइनिंग है वहां पर ये प्रेजेंट होती है। हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, हमारी श्वास की नली है, वहां पे ये प्रेजेंट होती है। तो जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, जो खोखले ऑर्गन्स है ना, वहां पे हमारे स्मूथ मसल्स या इनवॉलेंट्री मसल्स जो होती हैं प्रेजेंट होती हैं। और तीसरी तरह की होती है, वो भी हमारी मर्जी के बगैर चलती है, वो हम उसे अपनी मर्जी से नहीं चला सकते, वो हमारे हृदय में होती है, जिसको जो हमारी हार्ट की वॉल में प्रेजेंट होती है, उसकी अलग ही कैटेगरी होती है, हम उसको कार्डियक मसल्स बोलते हैं। दीज आर ऑल्सो इनवॉलेंट्री। हम इसको कार्डियक मसल्स तीसरी श्रेणी अलग तरह की है, परंतु ये हमारी मूवमेंट हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती, ये सिर्फ और सिर्फ हार्ट में पाई जाती हैं, और ये अपने ही टाइम से चलती रहती है, जिंदगी भर नॉन स्टॉप इनका काम चलता रहता है। इनकी शेप एंड साइज में थोड़ा सा चेंजेस होता है। अगर आप पिक्चर्स में देख रहे होंगे तो स्मूथ मसल जो सबसे नीचे जो मैं पॉइंटर से दिखाती हूँ, ये देख रहे हो, ये स्मूथ मसल है। इसमें आप ये इनकी देख रहे होंगे, इसमें कोई लाइंस आपको नहीं दिख रही हैं। इसमें आप देख रहे होगे तो ऐसे 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 लंबी लंबी लाइन दिख रही हैं, जैसे कि स्केलेटल मसल में आपको इस बड़ी पिक्चर में अच्छे से दिख रही होंगी। दिख रही हैं सभी को ये लंबी लंबी लाइन? यस मैम। है ना? तो हाँ मैम। इन तीनों में थोड़ा सा ये डिफरेंस होता है। इनके अंदर ये लाइंस होती हैं, इनके अंदर भी हैं, कार्डियक मसल में भी, स्मूथ में नहीं है। तो इनको हम इस कारण स्केलेटल मसल को स्ट्राइटेड मसल्स भी बोला जाता है, STRIATED, स्ट्राइटेड मसल्स, क्योंकि ये यहाँ पर स्ट्रिप्स आई हुई हैं, स्ट्रिप्स आपको नजर आ रही हैं, जो कि कार्डियक मसल में भी होती है और हमारी स्केलेटल मसल में भी होती है। अब कहोगे आप दोनों के उसमें क्या अंतर है? तो दोनों के अंतर उसमें है कि स्केलेटल मसल में ब्रांचेस नहीं है, देखोगे आप एक ही है, लेकिन अगर आप कार्डियक मसल की देखोगे तो देखो ब्रांचेस हैं, आपस में ये एक दूसरे के साथ मिल रही हैं, यहाँ पे इनकी शाखाएं हो रही हैं, है ना? तो ये ब्रांच्ड होती है, ये ब्रांच्ड नहीं होती हैं। और ये बेसिकली इसमें हम लोग शॉर्ट में अगर देखेंगे तो ये इनका जो है इनकी संरचना में जो है आपको चेंजेस ये नजर आएंगे। ओके, अब हम बात करेंगे टेंडन की। टेंडन भी हमारे एक तरह का जो हार्ड बहुत जो प्रेजेंट होता है, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये हमारे जो जब मसल जो होती है वो हमारे किससे, हड्डी से जब जुड़ती है तो किसके द्वारा जुड़ती है? बताओ पिक्चर में देख के। मसल्स टेंडन के द्वारा। टेंडन। टेंडन, टेंडन के द्वारा, हाँ। अगर मसल जो होती है वो डायरेक्ट हमारी हड्डी से नहीं जुड़ती, आप इस पिक्चर में देखोगे एक व्हाइट कलर के जो आपको ये पार्ट्स नजर आ रहे होंगे, रेड कलर की तो आपकी मसल है, येलो कलर की बोन है। जब मसल बोन के साथ अटैच होती है तो वहां पे इस तरह के स्ट्रक्चर देखे जाते हैं, इन्हीं को हम टेंडन कहते हैं। चलते चलते अचानक आपका पैर मुड़ जाता है तो आप कहते हैं ना, मेरे आपको कहते हैं कि टेंडन रप्चर हो गया है ना? तो ये इसमें ही जो है दिक्कत आती है, इसकी वजह से तो आपके कई बारी पैर का मूवमेंट या जो भी प्रॉब्लम आपको सूजन आ जाएगी, तो ये टेंडन होते हैं। अगर कई बारी क्वेश्चन आता है कि क्रैम्प, क्रैम्प्स, हाँ क्रैम्प वो मसल्स में होता है, यूजुअली क्रैम्प मसल्स के अंदर आता है, लेकिन टेंडन में जब होता है तो आपके मूवमेंट वगैरह में दिक्कत आती है, सूजन आ जाती है और आपकी चाल में थोड़ा सा चेंजेस हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम समझेंगे इस बात को कि मसल्स जो हैं वो बोन से अटैच होती हैं थ्रू द मीडियम ऑफ द, मोचाना या फिर मोचाना बोल सकते हैं, कह सकते हो, वो कह सकते हो वो, लेकिन आपको नहीं पता होता, आप सिंपल मोचाना कहोगे, वो डॉक्टर फिर आपको बताता है कि नहीं आपका जो है ना टेंडन रप्चर हो गया है, वहां पे मतलब जो आपको ये चोट मांस ज्यादा लगी है। मांस फट जाता है या कुछ हाँ आंतरिक वो रूप से देखो हाँ कई बारी होते हैं, कई जगह पे हमारे लिगामेंट टियर हो जाता है, टेंडन रप्चर हो जाता है, तो मैं वही बता रही हूँ, वो डिटेल में हम पता करते हैं। लेकिन यूजुअली टेंडन जो है ना आपका यहाँ पर टेंडन की प्रॉब्लम होती है, आप जब ज्यादा अचानक से झटका वगैरह देके एकदम से काम करते हो, आपकी बॉडी नहीं उसमें नहीं होती, तो हम लोगों का ये टेंडन रप्चर हो जाता है। कई बार आप आसन
करते हो, आपने अच्छे से वार्म अप अपनी मसल को नहीं किया है ना, ज्यादा वार्म अप नहीं किया है और आपने एकदम ही एडवांस तरह का आसन लगा दिया, तो वहां पे कई बारी मसल अगर वो प्रॉपरली रिलैक्स नहीं हुई है, वो फ्लेक्सिबल नहीं हुई है, उसको वार्म अप करके उसके अंदर आपने कंडक्टिविटी नहीं स्टार्ट करी है, तो क्या होगा, वो अननेसेसरी वहां पर आपको स्ट्रेन पड़ेगा और टेंडन जो है वहां पर रप्चर हो सकता है और आपकी प्रॉब्लम आएगी मसल से ज्यादा फिर आपके टेंडन पे, क्योंकि आप झटका दोगे तो वहां पर आपके जो बोन के साथ अटैच है वहां पर प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो स्केलेटल मसल जो है बेसिकली पेयर में काम करती हैं, विपरीत उसमें काम करती हैं, एक अगर सिकुड़ेगी तो एक जो है फैलेगी, और एक अगर फैलेगी तो दूसरी सिकुड़ेगी, तो वहां पर हमेशा जो है जितनी भी हमारी स्केलेटल मसल्स हैं वो एक दूसरे के विपरीत काम करती हैं। जैसे कि इस पिक्चर में जो आपको दो ही वो दिख रही हैं, जब हम हाथ को जो है एल्बो को मोड़ते हैं और खोलते हैं तो क्या होता है, हमारी बाइसेप्स और ट्राइसेप्स दो तरह की मसल्स होती हैं, वो दोनों एक दूसरे के विपरीत में काम करती है, एक कॉन्ट्रैक्ट होगी तो एक रिलैक्स होगी, एक फ्लेक्शन में काम करेगी तो एक एक्सटेंशन में काम करेगी। इसके बाद यहाँ पर वही मैंने अभी आपको बताया था इनवॉलेंट्री मसल्स के बारे में, ये पिक्चर में वहीं पे क्लियरली दिखाया है कि इनवॉलेंट्री मसल्स अनस्ट्राइटेड होती हैं, मैंने बताया था उनके अंदर कोई भी जो है आपकी जिगजैग करके लाइनें नहीं होती, कोई भी स्ट्रिप्स नहीं के होती हैं, चिकनी होती है, इसलिए उनको स्मूथ मसल्स कहते हैं। ये हमारी मर्जी के बगैर काम करती हैं, ये हमारी इच्छा के अधीन नहीं होती हैं, इसलिए ये हमारे इनवॉलेंट्री मसल्स होती है और ये हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में ही होती है। इनवॉलेंट्री जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो ही इसको कंट्रोल में करता है, और ये हमारी किसी भी बोन के साथ अटैच नहीं होती, ये यहाँ पे सिर्फ हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में और हमारे विस्ट्रास में ही प्रेजेंट होती है, इसीलिए इनको विस्ट्रल मसल भी कहते हैं। तो जैसे कि हमारा पेरिस्टालिक मूवमेंट जो होता है, हमारे जो हम खाना निगलते हैं ईसोफेगस के अंदर जो होता है, वो खाना जो धीरे धीरे निगल के नीचे जाता है, तो वो उसी मूवमेंट से होता है। और कार्डियक मसल्स, हृदय पेशी जो केवल की हृदय में जो प्रेजेंट होती हैं, ऐच्छिक पेशियों की तरह पट्टियां होती हैं, मैंने बताया था, देखिए यहाँ पर पट्टियां हैं तो इसके अंदर भी पट्टियां हैं, ये लेकिन हमारी मर्जी के बगैर काम करती हैं कार्डियक मसल्स, और स्केलेटल मसल हमारी मर्जी से चलती हैं। और कार्डियक मसल एक ऐसी मसल है कि जो हमारे जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती दिन रात नॉन स्टॉप काम करती रहती है बिना किसी थकान के, क्योंकि अगर इन्होंने विश्राम किया तो हमारा शवासन हो जाएगा। हमारा शवासन हमेशा के लिए हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो अब हम लास्ट हमारा जो कौन सा है टिश्यू है वो है नर्वस टिश्यूज की बात करेंगे। तो हमारी बॉडी में कोई भी मैसेज है एक दूसरे से पहुंचाने के लिए, इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए हमारा एक नर्वस सिस्टम काम करता है। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो किससे बना है, वो बनता है हमारे नर्वस टिश्यू से। नर्वस टिश्यू किससे बनता है, हमारे नर्व सेल से। तो नर्व सेल और नर्वस टिश्यू से ही हमारा नर्वस सिस्टम बनता है, और ये हमारे शरीर का सबसे लंबा सेल होता है, दैट इज न्यूरॉन। न्यूरॉन कहेंगे या नर्व सेल कहेंगे, नर्व सेल कह लो या न्यूरॉन कह लो, एक ही बात है। सबसे लंबा सेल हमारे शरीर का यही होता है। मैंने आपको पहले बताया था ना, सेल अलग अलग शेप के साइज के होते हैं, दिस इज द लॉन्गेस्ट सेल। और साथ ही साथ एक बात और बताऊंगी कि ये ही एक इकलौता सेल है कि जो हमारे मल्टीप्लाई नहीं होते, अगर ये एक बार मर जाते हैं तो ये नए नहीं बनते हैं, ये जैसे हमें मिले थे वैसे ही रहते हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन माइटोसिस मियोसिस कुछ नहीं होता है। ओके, तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। अब जो न्यूरॉन है, नर्व सेल है, वो कई तरह के होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे, शेप आपके सामने दिख रही है, यूनिपोलर, बाइपोलर, स्यूडो यूनिपोलर, मल्टीपोलर। तो ये अलग अलग शेप साइज के होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे नर्व सेल में क्या होता है, हमारी यहाँ पर सेल बॉडी होती है, फिर उससे एक जो है मेन जो स्टेम निकलती है, ये हमारी एक्सॉन होती है, ये हमारी एक्सॉन होती है। एक्सॉन में यहाँ पे बीच बीच में देखोगे हमारे यहाँ पे कुछ नोड्स ये हमारे होते हैं, और यहाँ पर एक शीट से कवर होता है, इसको हम माइलिन बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो नीचे की ये जो शाखाएं आ रही है, ये हमारी होती है डेंड्राइट। तो मैसेज आता है और सेल की बॉडी से इसको ये एक्सॉन के थ्रू डेंड्राइट से दूसरे सेल को पास कर देता है। तो ये है यूनिपोलर।
ठीक है। एक है हमारा बाइपोलर, बाइपोलर में हमारे दो यहाँ पर एक्सॉन्स आ जाते हैं, और एक तरफ के जो डेंड्राइट्स होते हैं, एक तरफ के रिसेप्टर्स होते हैं। और ये स्यूडो यूनिपोलर, मतलब कहने को ये है, लेकिन इसकी जो शेप है कुछ इस तरह से एक भी नहीं कह सकते हैं, और इसकी जो है कि यहाँ पर जो ब्रांच हो गई है उसकी वजह से ये हम इसको पूरी तरह से यूनिपोलर नहीं कहेंगे। और एक है मल्टीपोलर, जिसके की बहुत सारी यहाँ पर ब्रांचेस जो हो जाती हैं यहाँ पर मेन वहां पर मैसेजेस रिसीव करने के लिए। तो यूनिपोलर में एक एक्सॉन होता है, और यहाँ पर जो है डेंड्राइट लिखना चाहिए, डेंड्रिम लिखा है, डेंड्रिम नहीं, क्योंकि यहाँ से रिसीवर का जो नहीं है इसलिए इसको यूनिपोलर की बात कही गई है। और बाइपोलर में एक एक्सियन है, पिक्चर का ये कर रहे हैं, एक्सियन है और एक डेंड्राइम है। ठीक है, यहाँ पे सेल बॉडी को बीच में दिखा है। मल्टीपोलर में जो है बहुत सारे डेंड्राइड्स हैं और एक एक्सियन है, ये मल्टीपोलर है। और एक एपोलर होता है जिसमें कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है, वहां पे ना एक्सॉन होता है और ना डेंड्राइव होते हैं। और स्यूडी यूनिपोलर में जैसे कि है एक एक्सॉन है यहाँ पर, और डेंड्रिम जो है ये एक्सॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन उधर के डेंड्राइड्स नहीं है, ये दूसरे के साथ अटैच करके अपना काम करता है। तो ये टाइप्स ऑफ नर्व सेल हैं, यहाँ पर हम डिटेल में देख लेते हैं। यस, ये हमारी सेल बॉडी है, फिर यहाँ पर हमारे एक्सॉन होना चाहिए, ये हमारा एक्सॉन है बीच में जो सेंट्रल में जो जा रही है। और फिर हमारे यहाँ पर डेंड्राइड्स हैं, ये आपको ब्रांचेस में दिख रहे होंगे। और मैम बीच में व्हाट इज हम एक्सॉन? सॉरी मैम, एक्सॉन मैम व्हाट नाम इज दिया हुआ एक्सॉन? है, एक्सॉन ये नाम है, ये जो मेन जो इसकी ब्रांच है, यहाँ से मैसेज जो है ना पास होते हैं, हमारी नर्व के जो मैसेज है बेसिकली वो पास होते हैं, आप ऐसा समझेंगे। ठीक है, इनका काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैसेज को आगे से लेके पीछे भेजना। बेसिकली हर सेल के अंदर जो भी नर्व सेल होता है, मेन जो उसकी ब्रांच जो निकलती है वो ये एक्सॉन कहलाती है। और ये रिसेप्टर्स मैम? हाँ जी, रिसेप्टर्स मतलब जो मैसेज को लेके कन्वे करते हैं, रिसेप्टर्स उसको बोलते हैं, वही है रिसेप्टर्स ना? कह सकते, हाँ रिसेप्टर्स कहोगे, मतलब इसका काम है कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो नर्व सेल्स जो है एक ही डायरेक्शन में जो पास करता है, तो वो यहीं से ही पास होती है। ठीक है, मैसेज को पास ऑन करता है ये। अलग अलग जगह पे अलग अलग शेप के होते हैं, सेंसरी और मोटर उसकी बात हो जाती है जैसे होते हैं, लेकिन एक्सॉन का काम होता है कि इसी जो फाइबर के अलोंग जो यहाँ पर जो है एक ही डायरेक्शन के अंदर जो है ये अपने मैसेज को जो है पास कर देता है। ठीक है, जो सेल बॉडी से जो इंफॉर्मेशन मिली और वो इसको आगे पास कर देगा। इसके बाद हमारे ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना, एक्सॉन नर्व इंपल्स को सेल बॉडी से दूर ले जाता है और साइनोड नोड के द्वारा इंपल्स अन्य न्यूरॉन में ट्रांसफर होता है। यहाँ से इसको लेते हुए जाएगा, और यहाँ पे जो नोड्स होते हैं कई बारी, लेकिन यहाँ पर जो इसकी टर्मिनल ब्रांचेस से दूसरे नर्व सेल को दे देगा। दूसरा नर्व सेल के वहां पे डेंड्राइट्स होते हैं जो कि मैसेज को रिसीव करते हैं, यहाँ पर सेल बॉडी के अंदर उसको मैसेज को फिर से जो है थोड़ा एनालाइज करके फिर वो आगे भेजते रहते हैं। तो ऐसे ये चेन बनती रहती है, ये पूरी बहुत लंबी चेन बनती रहती है, ये मिलके हमारी क्या बनाते हैं, नर्व को बना देते हैं, जो कि हम नर्व टिश्यू कह सकते हैं। और ये पूरा सिस्टम हमारा नर्वस सिस्टम का बनता है। ये बहुत जो है अकेला ही नहीं है, ये पूरी लड़ी बनती जाती है। जैसे दिवाली पे आप लड़ी लगाते हो ना, एक सेल से जो है एक बल्ब से दूसरा बल्ब एकदम एकदम कतार में चलते चले जाते हैं, तो ये इसी तरह से इसका काम होता है। एक मैसेज से दूसरे जो भी मैसेज इसको मिला है वो आगे ट्रांसफर कर देता है। हम कहने का मतलब कर्मानुगत, यानी कि कर्म के हिसाब से सीक्वेंस में चलता रहता है। हाँ, जो फिर आगे कोई मैसेज आएगा फिर उसको आगे पास कर देगा, फिर बस इनका काम है कि जो मैसेज मिला उसको आगे ट्रांसफर करते चले जाएंगे, मेन बस इनका यही काम है। ठीक है, तो नर्व जो न्यूरॉन है, जो नर्व सेल है, बेसिकली वो फंक्शनल यूनिट है किसका, हमारे नर्वस सिस्टम का। ठीक है, तो जो भी ब्रेन से जो भी मैसेज होते हैं या ब्रेन तक मैसेज आते हैं वो इन्हीं में ही हमारे नर्व सेल के द्वारा ही काम होता है।
तो अलग अलग जगह पे काम होते हैं। तो अभी हमने शेप की बात करी थी, तो यहाँ पर है एक्सॉन अकेला होता है, उसकी कोई ब्रांच नहीं होती है, ठीक है। और यहाँ पर एक निजल ग्रेन्यूल्स जो हैं, डॉट 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 आपको दिख रहे होंगे, उनके अपने उसके प्रोटेक्शन के उसके हिसाब से है, वो एक्सॉन के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। और एक्सॉन के अंदर भी एक लिक्विड होता है जिसको हम, उसका जो प्लाज्मा होता है उसको एक्सोप्लाज्म बोलते हैं, और उसकी मेम्ब्रेन एक्सोलीमा कहते हैं। तो ये जहां से एक्सॉन शुरू होता है, जहां से यहाँ से इसको एक्सॉन हिलॉक कहेंगे, और जहां पर खत्म यहाँ से ही इसके जो भी है एक्शन पोटेंशियल होगा, ये जो स्पेलिंग मिस्टेक है, दैट इज नॉट एक्टिव, ये एक्शन पोटेंशियल एक तरह का एक्शन होता है जब नर्व जाती है किसी भी चीज को आगे भेजने के लिए, तो वो काम यहाँ पर एक्सॉन में होता है। तो एक्सॉन भी कई प्रकार के होते हैं, कईयों की कवरिंग होती है, कईयों की कवरिंग नहीं होती है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, पहले पिक्चर में देखोगे एक्सॉन आपको पर्पल कलर का दिखाई दे रहा है, और फिर उसके बाद उसकी एक कवरिंग बाहर दिखाई दे रही है रेड कलर के, उससे भी वो माइलिन शीथ उसको, या स्कैजवेन सेल्स बोलते हैं, ये भी उसकी प्रोटेक्शन के लिए, उसके मैसेजेस आराम से चले जाए। बीच बीच में गैप होता है, उसको हम नोड्स ऑफ रैनवियर बोलते हैं। सेल बॉडी है, खुद का, हर सेल का खुद का एक न्यूक्लियस होता है, उसका खुद का ब्रेन होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन आती है उसको एनालाइज करने के लिए, यहाँ पे उसका न्यूक्लियस है, सेल बॉडी है, वहां से निकलता है आपका एग्जाइन। देखिए यहाँ पर सेल बॉडी से भी कुछ कुछ डेंड्राइट्स आपके निकल रहे हैं, और फिर नीचे जो है एक्सॉन के टर्मिनल्स या टर्मिनल एंडिंग्स इसकी खुद की होती हैं। तो एक्सॉन कई तरह के होते हैं, जैसे कि बताया, एक में कवरिंग होती है, एक में कवरिंग नहीं भी है। तो माइलिन शीथ से युक्त, जहां पर माइलिन शीथ प्रेजेंट है, वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं, हमारे क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स, जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, ये वहां पर प्रेजेंट होता है। और जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसके अंदर ये वाले सिंपल होते हैं, उसके अंदर माइलिन शीथ नहीं होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैंने बताया था कौन सा होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है। और हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो ब्रेन से निकल के सारे में हमारी जो नर्व्स घूम रही होती हैं, वो हमारी क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स होती हैं। तो यहाँ पर इस तरह से इसका होता है। माइलिन शीथ क्या है? माइलिन शीथ एक तरह की लेयर है जो कि हमारे कुछ सेल से बनी होती है, उनको हम स्कैजवेन सेल्स बोलते हैं। और यहाँ पर जो है उसका कलर बेसिकली व्हाइट होता है, ठीक है। तो उसके ऊपर ये जो हमारी लेयर होती है, न्यूरोलेमा उसे बोलते हैं, एक्सोन लेमा बोलते हैं, न्यूरॉन लेमा बोलते हैं। और माइलिन शीथ कॉन्टिन्यूस नहीं होती, टुकड़े में होती है, जैसे मैंने बोला ना, बीच बीच में गैप होता है, टुकड़ों में होती है। और जहां पे वो टुकड़े होते हैं, गैप होता है, उसको नोड्स ऑफ रैनवियर हम बोलते हैं। तो नोड्स ऑफ रैनवियर पर हमारे जो भी नर्व इम्पल्स का होता है, थोड़ा सा जंपिंग मैनर होता है, थोड़ा रुक के फिर एक तरह से आगे का मैसेज को भेजती चली जाती है। तो ये पूरा एक नेटवर्किंग होती है। वैसे ऐसे हमें महसूस नहीं होता है, क्योंकि ब्रेन बिल्कुल विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड काम करता है। अब डेंड्राइट्स की बात करेंगे, तो यहाँ पे हमारे डेंड्राइट्स जो होते हैं, एक या एक से अनेक हो सकते हैं। तो जैसे अभी हमने देखा था कि एक में तो प्रेजेंट ही नहीं है, एक में एक जगह प्रेजेंट है, एक में बिल्कुल भी नहीं, एक में मल्टीपल होते हैं। तो इनसे ये हमारे बेसिकली कंडक्शन का काम करते हैं। जो भी इम्पल्स आती है वो सेल बॉडी में, वो डेंड्राइट्स के माध्यम से ही आती है, और आगे एक्सॉन के माध्यम से फिर पहुंच जाती है। और फिर एग्जाम के जो अंतिम सिरों पर जो हमारे प्रेजेंट होते हैं, कुछ साइनोड नोड्स होते हैं, वो इम्पल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पे पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये आज हमारा तो आज की हमारी ये टिश्यू के बारे में हमने बात करी। अगर अभी किसी के कुछ प्रश्न हैं तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो मैं यस 2-4 प्रश्न अगर मैं ही पूछूं आप लोगों से, ताकि आप लोगों को पता चले। मैं आए या आप मैं पूछ लीजिए। मैं पूछना पूछना चाहती हूँ। मैम ये जो एक्सॉन और ये डेंड्रोइन जो आपने नाम लिए हैं, तो मैम ये जैसे ऑर्गेनली आपने बोला था किसी की सेल का होता है, तो ये हम मतलब ऐसा समझ सकते हैं क्या ये नर्वस सिस्टम का ऑर्गेनलीज हैं ये सारे, एक अभी जो मिनट, लास्ट हमने पढ़ा? एक मिनट।